सो हेलो एवरीवन, ये अपना सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक टर्म्स की बात की थी, ठीक है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं लेक्चर, कोर्स कौन सा कोर्स कर रहे हैं अपन इस लेक्चर के अंदर, जो एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स लगते हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, जीएनयू हो, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, बीएचयू के लिए, जेएनयू के लिए, ठीक है, डीयू के लिए, एचसीयू के लिए, और राजस्थान के जो बच्चे हैं उनकी सबसे प्यारी जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, है ना। इन सभी के जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसी के लिए कोर्स अपना आगे प्रोसेस कर रहा है। तो बेसिकली इनके लिए तो क्या होता है, सीयूईटी एग्ज़ाम हो ही रहा है, ठीक है, सीयूईटी हो रहा है। जो पहले सीयू सेट होता था उसको अब सीयूईटी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो यूजी वाला पार्ट है वो 12th क्लास के पास आउट जो बच्चे हैं वो देते हैं यूजी में एडमिशन के लिए, और जो पीजी वाला पार्ट है वो अपन कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स के लिए, ठीक है। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद का अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यूआरएटी पीजी करके नाम से, ठीक है ना। तो अपन इस सारी यूनिवर्सिटीज जो है हमारी, उन सबको अपन फोकस करके चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक टर्म्स के अपन ने बात की थी, ज़्यादा कोई डिटेल में अपन नहीं गए थे। कुछ टर्म्स जो रह गई थी वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे किरचॉफ लॉ को। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट को याद रखना और उसको अप्लाई करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। याद रखने से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने उसको अप्लाई करना सीख लिया तो फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बच्चों का गेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स जो छूट गई थी वो बता देते हैं, जैसे लीनियर इम्पीडेंस, ठीक है, रैखिक प्रतिबाधा, इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लीनियर होना चाहिए, इसके अंदर कुछ लीनियर होना चाहिए। तो ऐसे इम्पीडेंसेज जिनके अंदर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो लीनियर हो, क्या हो? लीनियर हो, है ना। क्या कहा मैंने? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज लीनियर। हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि यदि वोल्टता एवं धारा के मध्य का संबंध रैखिक संबंध हो, समझ रहे हो, रैखिक संबंध हो, और आसान शब्दों में मैथमेटिकली लिखें तो अगर V प्रोपोर्शनल टू I, अगर ये वाला जो रिलेशन है इसको फॉलो हो रहा है, कोई भी इम्पीडेंस इसको फॉलो कर रहा है, तो उस इम्पीडेंस को, उस प्रतिबाधा को हम क्या कह देते हैं? रैखिक प्रतिबाधा, और इंग्लिश में कह देते हैं लीनियर इम्पीडेंस, ठीक है मेरी बात, ठीक है। तो जो अपने रजिस्टर होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लिखें रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है? ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो रजिस्टर क्या है? एक लीनियर इम्पीडेंस है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म आती है बाइलेटरल इम्पीडेंस। और यहाँ से भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो यहाँ से सवाल भी आ सकता है, ठीक है ना, कि बाइलेटरल इम्पीडेंस का एग्जांपल कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल इम्पीडेंस, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल इम्पीडेंस। कि जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा बाइलेटरल इम्पीडेंस है, या फिर ये पूछ सकता है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। तो ऐसा इम्पीडेंस जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर वोल्टेज पर कोई फर्क ना पड़े, या फिर जो वोल्टेज और वोल्टेज पर फर्क नहीं पड़ेगा, करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो कहने का मतलब है उसकी इम्पीडेंस वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे इम्पीडेंसेस को क्या कह देते हैं? बाइलेटरल इम्पीडेंस। तो मैं कह सकता हूँ इम्पीडेंसेस which does not alter their value
reversing the direction of current, on reversing the direction of current। क्या कहा मैंने कि ऐसे इम्पीडेंस जिनके अंदर अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, जैसे मान लो पहले लेफ्ट टू राइट जा रही थी, उसको राइट टू लेफ्ट अगर आप कर दो और वो करने के बाद उसके इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज ना हो, तो ऐसे इम्पीडेंस को क्या कहते हैं, बायलैटरल इम्पीडेंस कहते हैं। मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप इम्पीडेंस को कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो, डिटरमाइन करो, किसी भी डायरेक्शन से, चाहे लेफ्ट टू राइट डिटरमाइन करो, चाहे राइट टू लेफ्ट डिटरमाइन करो, अगर इम्पीडेंस की वैल्यू सेम आ रही है तो ऐसे इम्पीडेंस को क्या कहते हैं, बायलैटरल इम्पीडेंस। यदि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं किसी भी दिशा में प्रतिबाधा का कैलकुलेशन किया जाए, यानी कि गणना की जाए, और दोनों ही दिशाओं से मान सेम आए, वैल्यू सेम आए, तो ऐसे इम्पीडेंस को, ऐसी प्रतिबाधा को क्या कह देते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कह देते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो यदि धारा की दिशा बदलने पर भी प्रतिबाधा का मान पहले जैसा ही रहे, यानी पहले जितना था वैसा ही रहे, तो ऐसी प्रतिबाधा द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। समझ में आ रही मेरी बात? बोल सर समझ में नहीं आया, चलो समझा देते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। जैसे मान लो बेटा मैंने एक सर्किट बना लिया, ये लो, और ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। तो आपको पता है बैटरी अगर कनेक्टेड है तो करंट किधर से किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब इस तरफ करंट फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, और अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है R अपनी वैल्यू दे रहा है। लेकिन मान लो मैं बैटरी को उल्टा जोड़ दूँ, मतलब कुछ इस तरीके से जोड़ दूँ, तो अब करंट की वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन बदली या नहीं बदली? सर बदल गई। लेकिन अभी भी इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, R ही अगर आ रही है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों की सेम है। जैसे मान लो ये R है, ये R प्राइम अगर मैं कह दूँ, दोनों सेम ही है, या फिर पहले इस पे वोल्टेज ड्रॉप और इस पे वोल्टेज ड्रॉप सेम है, क्योंकि करंट तो बदल नहीं रहा, करंट की वैल्यू तो उतनी है। और अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं बदल रहा है तो V/I से R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन को बदलने से अगर ये R ही वैल्यू रहती है, चेंज नहीं होती है, तो ऐसे इम्पीडेंस को क्या कहते हैं, बायलैटरल इम्पीडेंस कहते हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आए सर ऐसा तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा तो हमेशा ही रहेगा, तो क्या इसके सारे इम्पीडेंस इसका एग्जाम्पल होगा? कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं रहता है। पहले इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, LCR। इंडक्टर कोइल, प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व L होता है, ऐसे C यानी कैपेसिटर संधारित्र का क्या बोलते हैं, कैपेसिटी को जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना, हिंदी थोड़ा मेरे को याद नहीं है। और R के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं। तो तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, बायलैटरल इम्पीडेंस के एग्जाम्पल है। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो बायलैटरल नहीं होता है। डायोड, डायोड नहीं होता भाई। अब आपको पता है, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बैटरी ऐसे जोड़ी मैंने, ये डायोड है, ठीक है, तो करंट ऐसे गया। इस कंडीशन में डायोड किस बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायस में। करंट कहाँ है, P से N की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस बैटरी को उल्टा जोड़ दूं तो अब डायोड हमारा कैसे आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। डायोड किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। और आपको पता है रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट मानते हैं, लेकिन वैसे मेगा ओम के अंदर होता है, नहीं बहुत बड़ा होता है। यानी कि अगर यहाँ पे इसको, इसके रेजिस्टेंस को R फॉरवर्ड बायस लिखूं और यहाँ पे R
रिवर्स बायस लिखूं, ठीक है, ये लो, तो आपको पता है कि जो आर रिवर्स बायस जो होगा डायोड का वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आर फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर डायोड के लिए जब मैंने करंट की डायरेक्शन को बदला, तो क्या प्रतिबाधा सेम रही? क्या इसका प्रतिरोध सेम रहा? नहीं रहा ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि डायोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल इम्पीडेंस। डायोड जो है हमारा एक द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। समझ रहे हो? क्या लिख सकता हूं मैं? डायोड इज नॉट ए बाइलेटरल इम्पीडेंस। याद रहेगा? ऐसे ही अब आपको पता है ट्रांजिस्टर और डायोड सेम ही तो होते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं, डायोड के अंदर 1 पीएन जंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर भी बाइलेटरल इम्पीडेंस नहीं होता है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन कई बार आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइलेटरल इम्पीडेंस। निम्न में से कौन सा बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है? और ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, ऑप्शन सी है प्रेरक कुंडली का प्रेरक, और ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा कि भाई ये बाइलेटरल इम्पीडेंस नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है किसके ऊपर? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा के ऊपर, वो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, पूछ सकते हो। चलो, तो बेसिक टर्म्स हो गई हैं। अब अपन सीधे आ जाते हैं काम की बात पर, यानी कि किरचॉफ लॉ पर। अब तक जितनी भी बातें की थी वो था भाई इंट्रोडक्शन, नाम पता पूछ रहे थे। अब आ जाते हैं सीधे काम पर, क्योंकि सिर्फ नाम पता पूछने से चीज़ें नहीं होती, काम भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, माना कि नाम ज़रूरी है लेकिन काम उससे ज़्यादा ज़रूरी है भैया ना, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ अपने काम से ही जानी जाती है। शाहरुख नाम के बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन क्या शाहरुख खान जो बॉलीवुड एक्टर, क्या उनके जितने पॉपुलरिटी उनकी नहीं है? तो सिर्फ नाम रख लेने से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं मेरा नाम भगवान रख लूँ तो क्या लोग मेरे को पूजेंगे? नहीं पूजेंगे। तो काम इम्पोर्टेंट है भाई। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है? किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ के नियम हिंदी में लिख देते हैं। और भाई किरचॉफ ने जो है 2 नियम दिए भाई। ठीक है, तो जो पहला नियम आता है वो आता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या आता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। ये कैसे हो रहा है भाई? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? KCL भी कहते हैं। क्या कहते हैं? KCL भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? किरचॉफ का धारा नियम। क्या कहेंगे? धारा नियम। और जानकारी के लिए बता दो कि जो किरचॉफ करंट लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, इसीलिए इसको चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ और चार्ज कंजर्वेशन, दैट्स व्हाई it's also known as चार्ज कंजर्वेशन लॉ। कि जो भाई किरचॉफ का करंट लॉ है ना वो चार्ज कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसीलिए इसको चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ से भी जो है क्वेश्चन MSc एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि भैया जो किरचॉफ का धारा नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? किसके कंजर्वेशन पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर, धारा के संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण पर, किसके संरक्षण पर आधारित है? इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना कि जो किरचॉफ का धारा नियम है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, इसीलिए इसको चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं।
ठीक है। तो हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ, KCl आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है होने के कारण, या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि कैसे है चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड, वो तो बताओ। तो उन बच्चों से मैं कह दूं भैया पेशेंस रखें, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी तो हमने चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर कैसे आधारित है वो बताने से पहले हम ये बताएंगे कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है, तभी तो बता पाएंगे, तभी तो समझा पाएंगे भाई किस पे आधारित है किस पे नहीं है ना। तो एक ऐसे पोइट्री सुनी थी मैंने, राहुल गांधी शिकायत करते हुए कहते हैं कि देखिए भैया ये चाय वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है, इस चाय में न दूध है न अदरक है न चीनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो चाय वाला कहता है कि भैया अभी तो हमने आपको खाली ग्लास ही पकड़ाया है, उसमें चाय डाली ही कहाँ है, चाय तो डालने दो है, तब जाकर कहो कि दूध नहीं है या चीनी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है, पहले अपन करंट लॉ समझते हैं कि है क्या। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। Algebraic sum of all currents at any node is always zero। कि अगर किसी भी नोड पॉइंट पर आप सभी करंट, जितने भी करंट है उस नोड पॉइंट पर, उन सभी करंट का सम नहीं एल्जेब्रिक सम करते हो, बीज गणितीय योग करते हो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और करंट reaching at node point are equal to currents going from node। कि किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं की जो वैल्यू है वो जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। करंट रीचिंग एट नोड पॉइंट, किसी नोड पॉइंट पर जो पहुंच रहे हैं करंट, उनकी वैल्यू इक्वल है, बराबर है किसी करंट गोइंग फ्रॉम दैट नोड, दैट और लगा लो यहाँ पे, ठीक है, उस नोड से जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। हिंदी में अगर मैं यही बात लिखता हूँ तो इसको उठा के पहले थोड़ा तरीके से पहुंचाते हैं यहाँ, ठीक है भाई। तो हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, किसी, अच्छा नोड को हिंदी में संधि बिंदु कहते हैं भैया ना, तो थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही प्योर हिंदी मीडियम से हो आप तो ध्यान रखना, नोड को, ये जो नोड है ना नोड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संधि बिंदु। लेकिन कई बार क्या होता है हिंदी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी याद कर लिया करो अगर आप प्योर हिंदी मीडियम से हो तो भी, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह,
अब अवयव याद करना आसान है, मैट्रिक्स याद करना आसान है, ऐसे नोड और संधि है ना, तो नोड याद रखना थोड़ा सा आसान है। तो किसी नोड या फिर आप चाहो तो संधि बिंदु भी लिख सकते हो भैया ना, किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अथवा जो और करके जो बात लिखी है वो क्या लिखी है मैंने, अथवा किसी नोड पॉइंट पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। किसी नोड पॉइंट पर, किसी नोड बिंदु पर, किसी नोड पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। ठीक है मेरी बात, चलो अब इसको समझते हैं, मैथमेटिकली समझ लेते हैं, ज़्यादा कोई टफ टास्क है नहीं समझना। स्टेटमेंट आपका पढ़ा हुआ होगा अच्छे से है, तो आपको याद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। समझना क्या है, इसको अप्लाई करना वो मैं सिखाऊंगा, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए ये एक नोड पॉइंट है, अब इस पर ये एक ब्रांच से करंट आ रहा है, मान लीजिए I1, एक दूसरी ब्रांच है इससे करंट आ रहा है I2, एक ये ब्रांच है इससे करंट जा रहा है I3, और एक ये ब्रांच है इससे करंट जा रहा है I4। तो ये जो कह रहा है कि algebraic sum of all current at any node is always 0, तो ये नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट A मान लो ये, ठीक है। तो इस KCL के नियम से क्या होगा, समेशन ऑफ जितने भी करंट हैं सबस्क्रिप्ट में मैं स्मॉल i लगा लेता हूँ, या फिर i से अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई i से तो अपन करंट को लिखेंगे तो मैं j लगा देता हूँ ना, i j, समेशन i j कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर ये बीज गणितीय योग का क्या मतलब है, सिर्फ योग भी तो लिख सकते थे, नहीं, बीज गणितीय योग लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना जरूरी है। चिन्ह परिपाटी सर क्या होगी, साइन कन्वेंशन क्या होगा, अगर आपने आने वाले करंट्स को पॉजिटिव लिखा है, धनात्मक लिखा है, तो जाने वाली करंट को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आने वाले करंट को नेगेटिव लिखा है तो जाने वाली करंट को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, जरूरी नहीं है कि आने वाली को ही पॉजिटिव लिखो और जाने वाली को नेगेटिव लिखो, आप उल्टा भी कर सकते हो। चिन्ह परिपाटी आप अपनी इच्छा से खुद के मन से चूज कर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए सेम चूज मत कर लेना कि आने वाले करंट को भी पॉजिटिव मान लिया और जाने वाले करंट को भी पॉजिटिव मान लिया, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी ऑटोमेटिक। कैसे, देखो समझो, अगर मैंने मान लो आने वाले करंट को, समेशन का मतलब क्या है, सारे करंट को जोड़ दो, यहाँ पे 4 लूप हैं तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 4 हो जाएगी, है ना। 4 लूप, 4 ब्रांच है, सॉरी लूप नहीं, 4 ब्रांच है तो 4 हो जाएंगी, 5 ब्रांच होती तो 1 से लेके 5 हो जाती। तो पहला करंट I1 पॉजिटिव लिख दिया, दूसरा करंट भी आ रहा है पॉजिटिव लिख दिया, तीसरा करंट नेगेटिव लिखना पड़ेगा तो -I3 और -I4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, तो अगर मैं आने वाली करंट को नेगेटिव लिखूं तो -I1 -I2 +I3 और +I4 इक्वल टू 0। तो क्या ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है, क्या नहीं है अलग अलग, दोनों इक्वेशन सेम ही है भैया। ध्यान से देखो, किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस,
भाई दोनों साइड में -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन ही क्या बन जाएगी, I1 + I2 - I3 - I4 और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है या नहीं है, यस। तो आप साइन कन्वेंशन अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो। आइदर यू कैन चूज इनकमिंग करंट्स एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट्स एज नेगेटिव, और यू कैन चूज इनकमिंग करंट एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग करंट एज पॉजिटिव। ठीक है, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए आप अपनी स्वेच्छा से, आप अपनी मर्जी से, है ना, जो आपका दिल कहे वो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप आने वाली धाराओं को धनात्मक मान रहे हो तो जाने वाली को ऋणात्मक मान लो, अगर आने वाली को ऋणात्मक मान रहे हो तो जाने वाली को धनात्मक मान लो, दोनों से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स की यही क्या है, ब्यूटी है भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, किरचॉफ का करंट लॉ। अब कहोगे सर आपकी ये स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गया पहले वाला तो, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर होंगे, ये बात समझ में नहीं आई। इस इक्वेशन से देखो आ जाएगी आसानी से। आने वाले करंट क्या है सर, I1 + I2, जाने वाले करंट क्या है, बराबर होंगे, ये बात तो लिखिए I3 + I4। भाई जो मैंने और करके अथवा करके जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ये तो लिखा किसी नोड बिंदु पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के बराबर होगा। तो आने वाली धाराएं I1 + I2, जाने वाली धाराएं I3 + I4, दोनों बराबर हो गए। तो क्या ये जो इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास आई, क्या ये इन दोनों से अलग है क्या, नहीं, सेम ही तो है। इनको इधर लाऊंगा तो प्लस वाले साइन माइनस बन जाएंगे और हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात, यस। तो मेरे हिसाब से आपको स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। साथ साथ नोट डाउन कर लिया बहुत अच्छी बात है, साथ साथ नहीं किया पोज करके कर लो, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, बहुत आसान था ये। अब आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो आपका स्टेटमेंट है आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं, प्लस अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग 0 होता है, वो बात समझ गए हम। अब ये बताओ कि ये जो KCL है, जो किरचॉफ करंट लॉ है, ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कैसे है? तो देखो अभी मैं दोबारा, मेरे को डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी जो इक्वेशन लेकर आया था, मैं क्या लेकर आया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। I1 + I2 - I3 - I4 = 0। मान लीजिए पहले लूप, पहले जो ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इसमें चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट आएगा। तो इसमें मान लीजिए चार्ज जो फ्लो हो रहा है किसी टाइम के अंदर वो Q1 हो रहा है, तो इसके करंट I1 = मैं कितना लिख सकता हूँ, dQ1/dt लिख सकता हूँ। ऐसे I2 = मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ2/dt लिख सकता हूँ। ऐसे I3 और I4 को भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि मैं इन करंट वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, I1 को मैं लिख सकता हूँ dQ1/dt प्लस I2 को लिख सकता हूँ dQ2/dt माइनस I3 को क्या लिख सकता हूँ dQ3/dt माइनस dQ4/dt = 0। अब d/dt डेरिवेटिव है सभी टर्म्स के अंदर, और सभी टर्म्स क्या हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। Q1 Q2 Q3 Q4 एक तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई वगैरह हो नहीं रहा, सब्सट्रैक्शन एडिशन है, सिंपल है। तो आप इजीली इस तरीके से लिख सकते हो d/dt Q1 + Q2 - Q3 - Q4 = 0। अब ये बताओ किसी का भी अगर टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहा है, किसी भी जो क्वांटिटी है उसका टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया Q1 + Q2 - Q3 - Q4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज उस नोड पे आया और गया उसका टोटल ही तो है, जोड़ ही तो है। इसका मतलब क्या, टोटल चार्ज है। ये क्या है, समेशन ऑफ Qj है, टोटल चार्ज है ये। तो ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि किरचॉफ करंट लॉ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि भाई चार्ज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज, जितना उस नोड पर आया और जितना नोड से गया, उन सब का अलजेब्रिक सम, उन सब का
अलजेब्रिक सम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो KCL है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, समझ गए। इसीलिए इसको चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ का चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। अगर पूछ लेना किरचॉफ का चार्ज कंजर्वेशन लॉ कौन सा है, तो मतलब किरचॉफ के करंट लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो डेरिवेटिव जो है यहाँ पे जो टोटल चार्ज का 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि नोड पॉइंट पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज रुकता नहीं है, जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज आगे चला जाता है। मतलब नो चार्ज एक्युमुलेट एट नोड पॉइंट। क्या कहा मैंने, ध्यान रखने योग्य बात है ये। नो चार्ज, एक्युमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, नो चार्ज एक्युमुलेट एट नोड, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज रुकता नहीं है नोड पर। जितना चार्ज किसी एक ब्रांच से आया वो किसी दूसरे ब्रांच से चला जाएगा। जरूरी नहीं है जितना यहाँ से आया उतना सामने से ही निकले, हो सकता है कुछ इधर चला जाए कुछ इधर चला जाए, ऐसे जो जितना इधर से आ रहा है कुछ इधर चला जाए कुछ इधर चला जाए। लेकिन आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चार्ज इस नोड पॉइंट पर रुकेगा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं होगा, समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया हमारा चार्ज का कंजर्वेशन लॉ किस तरीके से आ रहा है, किरचॉफ के करंट लॉ से, धारा नियम से, ठीक है। ठीक है भाई। अब जो KCL है उस पर बेस्ड जब सर्किट एनालिसिस किया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, एक तरीके से वोल्टेज एनालिसिस बोल देते, एक लूप एनालिसिस होगा और एक ब्रांच या नोड एनालिसिस होगा। तो नोड एनालिसिस बोल देते हैं जब KCL और ओम्स लॉ को यूज करके जब एनालिसिस किया जाता है तो उसको बोलते हैं नोड एनालिसिस। और जब KVL यानी कि इसका जो दूसरा जो नियम है जो भी अपन पढ़ेंगे उस पर बेस्ड जब एनालिसिस किया जाता है सर्किट का तो उसको बोलते हैं लूप एनालिसिस, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे, पहले अपन दूसरा जो किरचॉफ का नियम है, सेकंड जो नियम है वो पढ़ लेते हैं। और जो सेकंड जो नियम है किरचॉफ का वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में इसको बोलते हैं KVL, हिंदी में क्या कह देंगे, किरचॉफ का वोल्टता नियम। और ये किस पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं क्योंकि ऊर्जा का जो है कंजर्वेशन आता है यहाँ से, क्या आता है यहाँ से, चार्ज कंजर्वेशन यहाँ से निकल कर आता है, इसीलिए इसको चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक सम of all voltage drops अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। अब इसके अंदर कौन कौन आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गए और बैटरी भी आ गई भाई, ध्यान रखना दोनों चीजें आ गई। ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स गोइंग इन a definite direction for a closed loop, ये जरूरी है भाई, ये बात लिखना, for a closed loop is always zero, ठीक है। और आसान शब्दों में इसको क्या लिख दिया जाता है, और वोल्टेज टोटल लिख दो या नेट वोल्टेज जैसे लिख, टोटल वोल्टेज ड्रॉप occurs at resistors be equal to EMF of connected batteries, यानी कि जितनी बैटरी लगी हुई हैं उनके EMF के बराबर होगा टोटल वोल्टेज ड्रॉप। जितने भी रजिस्टर उस पर लगे हुए, जितने भी प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं उन सभी पर जो विभव ड्रॉप
आएगा, है ना, जो विभव में गिरावट आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, उस लूप के अंदर कितने बैटरी लगे हुए हैं उनकी ईएमएफ के टोटल के बराबर आ जाएगी। हिंदी में लिखना चाहो तो एक निश्चित दिशा में चलते हुए एक बंद लूप में सभी विभवांतरों का योग शून्य होता है। अब वोल्टेज ड्रॉप को शुद्ध हिंदी में क्या लिखें यार, गिरावट, विभवांतरों की जगह सभी विभव पतन, हाँ विभव पतन इज अ बेटर चॉइस टू राइट हियर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ विभवांतर, सभी विभव पतनों का योग शून्य होता है। अब ध्यान रखना इसके अंदर बैटरी का विभव पतन भी आ गया, वोल्टेज डिफरेंस भी आ गया, है ना, ध्यान रखना। तो चलो भाई इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि बंद लूप है, दूसरी बात एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलोगे, ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से आपने कोई भी डायरेक्शन बीच में चेंज नहीं करोगे, है ना। शुरुआत में अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाओगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है ई, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगा तो इस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लीजिए V1, इस पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लीजिए V2। तो ये कह रहा है कि एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, अगर मान लो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, या फिर मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हुए, जोड़ते हुए अगर मैं आऊँ सारे विभव पतनों को, सारे वोल्टेज ड्रॉप्स को, वोल्टेज ड्रॉप इनके रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, प्लस मैं बैटरी वगैरह के वोल्टेज डिफरेंस को भी ऐड कर लूँ, तो वो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। वो कितनी आएगी, हमेशा वैल्यू 0 आएगी। ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। और आपको पता है W जो होता है, जो वर्क डन जो होता है, मान लो यूनिट टेस्ट चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ तो वर्क क्या होता है, Q इंटू वी होता है ना, Q इंटू वी होता है। तो अगर यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके घूम रहे हो तो बेसिकली यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए वोल्टेज का जो डिफरेंस है वही बेसिकली वर्क के बराबर हो जाता है, और वर्क क्या होती है, एनर्जी होती है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर आ रहा है, सप्लाइड बैटरी वोल्टेज के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, मतलब जितनी एनर्जी बैटरी सोर्स दे रहा है उतनी ही एनर्जी रेजिस्टेंस पर जाकर ड्रॉप हो रही है, ना कम ड्रॉप हो रही है और ना ही ज़्यादा, है ना। जितनी बैटरी सप्लाई करेगा उतना का उतना ड्रॉप दोनों रेजिस्टेंस पे आएगा, मतलब एनर्जी का कोई लॉस भी नहीं हुआ है कि भाई इसने ज़्यादा एनर्जी दी और इन पर कम ड्रॉप हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसने कम दी और इन पे ज़्यादा ड्रॉप हो गया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो इन पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इस सप्लाइड बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सम जो करना है वो किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी साइन कन्वेंशन। क्या समझनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर इक्वेशन लिखूंगा तो मैं तो लिख दूंगा बेटा, लेकिन आपको जो है बाद में दिक्कत आएगी। तो मैं समझा देता हूँ साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन आपको किस तरीके से यूज करनी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और बहुत सारे बच्चों को जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को इवन जो नेट जेआरएफ की तैयारी करने आते हैं, यानी कि अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वो एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर डिग्री उनके पास है, लेकिन वो भी जो है चीज़ें नहीं बता पाते हैं, है ना। तो जैसे मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी लिख देता हूँ, और मैंने करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ बना दिया आई, ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैंने लिख दिया आर। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ए और बी पर जो वोल्टेज हैं,
है ना। जैसे मान लो जी ए पर कितना वोल्टेज है, VA है, और मान लो जी बी पर कितना वोल्टेज है, VB है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे करंट की वैल्यू निकाल कर बताओ, या फिर इनके लिए एक ओम्स लॉ लिख के दिखाओ इन सारे रिजल्ट के लिए। तो आप कैसे लिखोगे, मतलब आसान सी भाषा में मैं कहूँ कि I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या, मैं लिख रहा हूँ दो इक्वेशन, क्या VA माइनस VB अपॉन R होगा, क्या ये सही है, या फिर I इक्वल टू VB माइनस VA अपॉन R होगा, ये सही है। दोनों में से अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कहूँ और इसको इक्वेशन 2 कहूँ, तो इस डायग्राम के लिए, इस सिचुएशन के लिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन सही है, इक्वेशन नंबर 1 सही है या इक्वेशन नंबर 2 सही है, ये आपको मेरे को बताना है। ठीक है, करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन सही है या मेरा सेकंड इक्वेशन सही है। ठीक है ना, तो आपको कमेंट में लिखना है, फिर मैं देखूंगा, है ना, कितने लोगों ने सही जवाब लिखा, कितने लोगों ने नहीं लिखा, और करना बताना ना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, हमारा यहाँ पे राइट इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारा गलत इक्वेशन है। और बहुत सारे बच्चे ये नहीं बता पाते हैं, है ना। तो अगर आप भी नहीं बता पाए देन इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, हाँ, लेकिन कैसे होता है ध्यान रखना, करंट का जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन है, अब देखो ट्रेडिशनल कन्वेंशन है, क्या हम इसको अपोजिट लेकर भी चीज़ें पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी, फिर आप जो बुक्स से अगर मान लो कभी कोई चीज़ समझ नहीं पड़ी, उसमें कौन सा कन्वेंशन मिलेगा, ट्रेडिशनल, जो दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसीलिए मैं भी ट्रेडिशनल कन्वेंशन पे बेस पे बता रहा हूँ। अगर हम कन्वेंशन को क्या बदल दें तो क्या ये इक्वेशन सही हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये कन्वेंशन सही हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल कन्वेंशन जो आप हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो, उसके कन्वेंशन के आधार पर इक्वेशन फर्स्ट ही करेक्ट इक्वेशन है, ये बात ध्यान रखना ना। हाँ, तो ट्रेडिशनल कन्वेंशन क्या कहता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज पॉइंट टू लो वोल्टेज पॉइंट। और इस कन्वेंशन की वजह से ही पहला इक्वेशन करेक्ट है, ध्यान रखना ना। लो वोल्टेज पॉइंट की जो धारा है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। क्या एक्चुअल में इसका अपोजिट हम मानकर चल सकते हैं, चीजें पढ़ सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ध्यान रखना ना, ये एक ट्रेडिशनल कन्वेंशन है। आप खुद सोचो, ऐसे कैसे मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा? क्या सपना आया था क्या, फिर जरूरी है कैसा मानना? नहीं, जरूरी नहीं है। इस एकदम ट्रेडिशनल कन्वेंशन पे गए कि चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, उधर हम करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, तो बोले इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो करंट के अपोजिट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अज्यूम की गई, अजम्पशन की गई है, समझ रहे कि स्टैंडर्डाइजेशन किया गया शुरुआत में, और उसके बेस पर आगे की पूरी थ्योरी पढ़ ली गई, पूरी की पूरी कैलकुलेशन पढ़ ली गई। अगर हम इस पूरी को उल्टा कर दें, हम ये मान लें कि नहीं भाई जो करंट है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाता है, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो चीज़ों को सॉल्व। लेकिन फिर सारी कैलकुलेशन में सेम वही करोगे। ऐसा नहीं कि एक सर्किट सोल्व कर रहे हो, एक सर्किट में तो आपने ये मान लिया कि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जा रही है, और उसी सर्किट में दूसरा एक एलिमेंट है, वहां पर आपने उल्टा मान लिया कि करंट लो से हाई पे जा रही है। ऐसा नहीं, या तो पूरा का पूरा सर्किट आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारे दादा परदादाओं का जो विधि है, आप उसको फॉलो करो, या फिर आप अपना फॉलो करो। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे, है ना। तो अपन ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अगर करंट की डायरेक्शन मैंने इस तरफ बनाई है, इसका मतलब पॉइंट ए जो है वो हाई वोल्टेज पे और पॉइंट बी लो वोल्टेज पे, तो करंट जो आई लिखा जाएगा ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी इसके अंदर मैंने मेंशन की हुई है, तो इसका मतलब VA माइनस VB अपॉन R। समझ गए मेरी बात? ठीक है, हाँ। तो हमेशा अब जब भी मैं वोल्टेज ड्रॉप की टर्म्स में, वोल्टेज डिफरेंस के टर्म्स में करंट लिखूंगा, मैं इसी को फॉलो करके चलूंगा, मैं इसी को फॉलो करके चलूंगा। जहां से करंट निकलेगा मैं उस वोल्टेज को पहले लिखूंगा, जहां से करंट निकलेगा मैं उस वोल्टेज को पहले लिखूंगा, जहां से करंट निकलेगा मैं उस वोल्टेज को पहले लिख कर चलूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टैंडर्ड जो नोटेशन है जो हम यूज करने वाले हैं।
अब जो KVL में हम बात कर रहे थे उसको भी समझ लो। तो जैसे मान लीजिए भैया हमारा क्या है, एक सर्किट मैंने बना लेता हूँ, ये हमारी एक बैटरी है मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, R1, फिर मान लीजिए एक दूसरी बैटरी आ गई, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, R2, ठीक है, ये मान लीजिए बैटरी है E1 और ये बैटरी है E2। समझ गए? अब अगर एक ही बैटरी होती तो आप इजीली बता देते कि भाई करंट इधर फ्लो होगा या इधर फ्लो होगा, बता देते इजीली। इन बैटरी के वैल्यू भी अगर मैं बता दूं कि E1 बड़ा या E2 बड़ा है तो भी आप जो है इजीली बता दोगे। लेकिन ये तो एक ही लूप है, जब 2-3 लूप होंगे तो आप बता नहीं पाओगे कि करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा। सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या शुरुआत में हमें करंट की डायरेक्शन का पता होना जरूरी है क्या सवाल को सोल्व करने के लिए? देन आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हमें शुरुआत में करंट की डायरेक्शन का पता होना, जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन उसका पता होना जरूरी नहीं है। हम हमारी इच्छा से, हम हमारे दिल से, जो हमारा दिल कहे, जो हमारा मन कहे हैं, उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को मान सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली एक्चुअल करंट की डायरेक्शन को बता देगा। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता करंट किधर जा रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि भाई करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इधर आ रहा है, यानी करंट मैंने क्या मान लिया, इस लूप में करंट इस तरीके से है और करंट की वैल्यू मैंने मान ली I। ठीक है, अब इसके बाद आपको देना है क्या, सिंबल के अंदर जो जितने भी रेजिस्टेंसेज है वहां पे नोटेशंस देने हैं। ठीक है ना, तो किस तरीके से नोटेशन दोगे? बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये आपको पता है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप के नोटेशन कैसे देने हैं? करंट कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो एंड है, ये हाई वोल्टेज है और ये वाला सिरा लो वोल्टेज है। ऐसे इस रेजिस्टेंस में करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का ये वाला सिरा हाई वोल्टेज है और ये वाला सिरा लो वोल्टेज है। ठीक है, तो R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मैं V1 मान लेता हूं और जो R2 पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मैं उसको V2 ले लेता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप नोटेशन, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नोटेशन किस तरीके से देना है करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। करंट लेफ्ट टू राइट आ रहा है, देखो यूं घूम रहा है करंट, मैंने यूं माना है, तो करंट किधर है, इधर से इधर आ रहा है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। समझ गए, स्टैंडर्ड नोटेशन हमने यूज कर लिया। अब इसके अंदर KVL लगाते हैं भाई, हैं, यूजिंग KVL, यूज करते हैं KVL, और फिर आपको KVL लगाना समझ में आ जाएगा। तो KVL लगाते टाइम आपको क्या करना है, किसी भी एक डायरेक्शन में चलते हुए सभी वोल्टेज ड्रॉप और सारी जो बैटरीज का EMF है उनका टोटल करना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक साइन ऑफ फर्स्ट टर्मिनल कमिंग और सेकेंड टर्मिनल, but should be same for all elements। कि जब आप सम कर रहे हो, जब आप जोड़ रहे हो, तो जो टर्मिनल पहले आ रहा है आप उसी का साइन ले लो, उसी का साइन कन्वेंशन ले लो। समझ रहे हो, उसी का साइन कन्वेंशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप उसका अपोजिट, नहीं तो सेकंड नंबर पर है उसका ले लो, उसका भी ले सकते हो, लेकिन सारे एलिमेंट का सेम रखना है। ऐसा नहीं कि R1 के लिए तो जो पहले टर्मिनल आया आप उसका साइन ले रहे हो और R2 के लिए जो बाद में टर्मिनल आ रहा है उसका साइन ले रहे हो, ये बात नहीं चलेगी। या तो सभी के लिए पहले टर्मिनल का साइन ले लो या सभी के लिए दूसरे टर्मिनल का साइन ले लो। अब जो बच्चे CBH में पढ़कर आ रहे होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो BSc की कोचिंग करके आ रहे होते हैं, वो मार के आते हैं रट्टा, या मार के आते हैं रट्टा मार के आते हैं। ठीक है, और वो रट्टा आके फिर मेरे को भी बताते हैं, नहीं सर बैटरी का ये करने से ये हो जाएगा, वो, अरे कुछ नहीं होगा भाई, लगाओ, लगा के देखो, सेम इक्वेशन आएगी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बैटरी से स्टार्ट कर लो, मैं यूं घूम रहा हूँ, यूं
है ना। तो इस बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, यस सर, तो मैंने इसको कैसा लिखा, नेगेटिव लिखा, -E1। इस जो रेजिस्टेंस इसमें जो ड्रॉप है उसका कौन सा टर्मिनल आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस लिख लिया, +V1। इस बैटरी का पहले कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस लिख लिया, -E2। इस रेजिस्टेंस का पहले कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस लिख लिया, +V2 = 0। और यहाँ मेरे पास KVL की इक्वेशन आ गई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन आ गई। आप कहोगे सर आपने कहा है कि दूसरा टर्मिनल भी लेकर कर सकते हो, करके दिखाओ। लो भाई, मैं यहाँ से चला इस बैटरी से, तो पहले नेगेटिव है लेकिन दूसरा टर्मिनल कौन सा है इसका, प्लस है, तो प्लस ले लो। फिर आ गया है रेजिस्टेंस, तो पहला टर्मिनल छोड़ दो, दूसरा टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लो। आगे बैटरी का दूसरा टर्मिनल कौन सा है, प्लस है, प्लस ले लो। रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ले लो, = 0। क्या जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी और जो मैंने बाद में इक्वेशन लिखी, क्या वो दोनों अलग अलग हैं क्या, नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, सेम ही है। देखो सेम ही है, समझ रहे हो, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो आप जो टर्मिनल पहले आ रहा है उसको लिख लो, या जो बाद में आ रहा है उसको लिख लो, लेकिन सारे एलिमेंट में सेम कॉन्सेप्ट लगानी। ऐसे नहीं कि मैंने इन दोनों के लिए तो लिए लिख दिया पहला -E1 + V1, और फिर इनके लिए दूसरे वाला टर्मिनल यूज कर लूँ, +E2 और -V2। ये इक्वेशन जो है ये गलत हो जाएगी। या तो सारे टर्मिनल्स के लिए पहले वाला टर्मिनल ही लो, पहले टर्मिनल वाला साइन ही लो, या फिर सारे एलिमेंट्स के लिए दूसरे वाला जो टर्मिनल है उसका साइन लो, ठीक है। हाँ, CBS में जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको ऐसे बोलते हैं कि भाई बैटरी में तो जो टर्मिनल पहले आ रहा है वो ले लेना, और रेजिस्टेंस में क्या बताते हैं कि मान लो ये रेजिस्टेंस है आपका, तो इसमें करंट इस तरफ जा रहा है और आपने जो करंट माना है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब तो बोला पॉजिटिव ले लेना। और अगर इस केस को तो कैसे ले लेना, बोला पॉजिटिव ले लेना। और अगर मान लो आपका रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इधर जा रहा है, आपने जो करंट माना है वो इधर मान लिया है, ठीक है, इसको इधर मान लिया है, तो उस केस में इसके करंट को, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप उसको नेगेटिव लिख लेना। यानी कि जब सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव ले लेना, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव ले लेना। अरे भाई, जब मुझे पता ही नहीं है कि इस रेजिस्टेंस में करंट जा किधर रहा है, तो मेरे ये कॉन्सेप्ट काम कहाँ से आएगी, समझ रहे हो। तो कई बार टीचर भी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता है, जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और किताब वाले तो बिल्कुल ही, मतलब जो लोकल पब्लिशर होते हैं ना, वो करते हैं जम के कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो। अब सोचो अगर किताब ने ही कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो उसको पढ़कर पढ़ाने वाला टीचर, उसको पढ़कर पास होने वाला जो बच्चा है, वो क्या ही फिजिक्स सीखेगा। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मेरे लिए एक सिंगल लूप है, इसमें तो चलो मैं बैटरी 10 वोल्ट के 5 वोल्ट के, तो मैं बता दूंगा भाई इसका इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा वही लूप में करंट जाएगा। अरे मैं कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बना दूँ जिसमें 10 बैटरी जोड़ दूँ, फिर क्या करोगे, उड़ गए ना तोते। तो ध्यान रखना, ये जो बच्चों वाला खेल है इसको भूल जाओ, स्पेशली राजस्थान के बच्चे। और ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये रामबाण है भाई, हैं, राम नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। तो ऐसे ही KVL लगाने के लिए ये जो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है क्या है, रामबाण है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको साइन कन्वेंशन बनानी है। बैटरी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो टर्मिनल है वही रहेगा। रेजिस्टेंस के लिए आपने जो करंट की डायरेक्शन मान रहे हो उस डायरेक्शन के हिसाब से लिखना और आसानी से काम आपका हो जाना है। समझ में रही बात। अब आप कहोगे सर मान लीजिए हम 2 दोस्त हैं, मेरा नाम है सोनू और मेरे दोस्त का नाम है मोनू, मैंने तो करंट की डायरेक्शन मानी ऐसे और मेरी ये इक्वेशन आई है और मैंने सॉल्यूशन किया। मेरा दोस्त है मोनू, उसको ये जो डायरेक्शन है, ये जो क्लॉक वाइज वाली डायरेक्शन है, ये पसंद नहीं आई, उसने मान ली उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज आएगी, है चेंज आएगी। तो उस केस में क्या उसका रिजल्ट मेरा रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा क्या, नहीं, तुम दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब एक और बात समझना यहाँ पे आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो मैंने लूप के अंदर जो करंट मानी है वो आर्बिट्रेरी मानी है, आप इच्छा से मानी है भाई, है अपने मन से, मैंने मेरी मनमर्जी चला ली। वो अलग बात है कि हमारी सोसाइटी अपनी मनमर्जी चलने ही नहीं देती है किसी भी चीज़ में, है, हाँ, करेंगे वही जो सोसाइटी कहेगी, उसके हिसाब से करना होता है। अगर आप सोसाइटी की रूल्स को अबाइड करके कुछ चीज़ करते तो बोले ये तो हो गया नालायक, है, बिगड़ैल बच्चा है। तो ध्यान दो आप, फिजिक्स में अगर आप अपने दोस्त की डायरेक्शन नहीं मानते तो भी रिजल्ट सेम आएगा। समझो उस बात को कि मान लीजिए आपने डायरेक्शन मान ली कोई भी, इफ
फाइनल रिजल्ट of current is obtained, अभी करके भी बताऊंगा भैया ना मैं, obtained positive, then it means actual current flowing in circuit in same direction as we choose initially by choice। कि भाई मैंने पूरी कैलकुलेशन सोल्व कर ली, सोल्व करने के बाद जो करंट की जो वैल्यू आ रही है, अगर वो करंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपने करंट की डायरेक्शन मानी थी सर्किट में, एक्चुअल में भी करंट उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और अगर नेगेटिव आ जाती है, अगर क्या जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो सर्किट में जो एक्चुअल करंट है वो आपने जो डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट जा रही है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी। एंड इफ ऑब्टेन्ड करंट इज नेगेटिव, ऑब्टेन्ड करके दिखाएंगे भैया ना, चमत्कार, क्योंकि अगर भगवान भी नीचे आ जाए और चमत्कार ना करें तो आज ये जो जमाना है भगवान उनको नहीं मानेगा। सो इफ ऑब्टेन्ड करंट इज नेगेटिव देन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू आवर चॉइस। हमने जो माना था ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ गए? तो आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी चॉइस से मानकर करो, करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो है वो आपको बता देगा कि भैया आपने जो चॉइस की थी वो सही थी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। बस इतनी सी बात आएगी। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। यानी कि अगर आपने मान लो इस डायरेक्शन में मानकर करंट को सोल्व किया, आपका आंसर आया -5 एम्पियर, और आपके दोस्त ने इधर मान के किया तो उसका आंसर आ जाएगा +5 एम्पियर। मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और साइन का डिफरेंस भी जो है वो क्या बताना चाह रहा है वो मैंने यहाँ समझा दिया है कि अगर आपने ये डायरेक्शन मानी और करंट जो निकल के आया वो पॉजिटिव ही आया, इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन मानी थी अपनी मर्जी से, एक्चुअल में वास्तविकता में भी अगर इस तरीके से सर्किट जोड़ोगे तो उसमें उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी एक्चुअल में सर्किट में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। चलो करके देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ये एक मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ आके मैं एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ और यहाँ मैं एक और रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ 10 ओम का, ठीक है। और मैं ये पूछ लेता हूँ कि भाई इन दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप बताओ और इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता दो। ये पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है कि करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस कितना है वो बताओ, कि 10 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है वो बता दो। ये सवाल है, मान लो, ठीक है। चलो सर मान लिया। अब पहले मैं क्या मान लेता हूं कि सर्किट में करंट, इस लूप में करंट इस डायरेक्शन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मैंने ये मान लिया, मैंने मेरी मर्जी से मान लिया भाई, मान लिया, ठीक है सर मान लिया। साइन कन्वेंशन यूज करो। सर बैटरी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो माइनस है वो माइनस रहेगा, जो प्लस है वो प्लस रहेगा। सर रेजिस्टेंस में करंट लेफ्ट टू राइट आया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, राइट टू लेफ्ट गया तो ये करंट प्लस हो गया और ये माइनस। तो अगर मैं KVL यूज करता हूं, यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लो, तो ये क्या कहता है, पहले कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस, माइनस आ रहा है तो -10। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, पहले प्लस आ रहा है प्लस,
वोल्टेज ड्रॉप एट 5 ओम रेजिस्टेंस, तो मैं V5 लिख देता हूँ। फिर माइनस आया तो -5, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस V 10 ओम पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो और इक्वल टू 0। ठीक है मेरी बात आ गया समझ में? यस सर। अब V5 और V10 की वैल्यू सर मैं कैसे निकाल दूं? तो याद करो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ से। ओम का नियम तो याद है ना भाई, V इक्वल टू IR, तो V5 कितना हो जाएगा, इस पे कितना वोल्टेज आएगा, I इंटू R, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कितना माना है मैंने, I माना है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 5, तो ये कितना हो गया 5 इंटू आई। ऐसे ही V10 कितना हो जाएगा, करंट कितना है I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना हो गया 10I। इन दोनों की वैल्यू उठा के ऊपर इक्वेशन में रख देता हूँ, तो -10 और -5 हो जाएंगे -15। ठीक है, V5 प्लस V10 कितने हो जाएंगे, +15I इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 15I इक्वल टू 15। इसको आगे सोल्व करूंगा तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। आ गया? यस सर। तो जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें से भी करंट कितना है 1 एम्पियर, और ऊपर सीरीज में, तो सीरीज में करंट की वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो इस पूरे लूप के अंदर मुझे करंट पता चल गया 1 एम्पियर। अब ये रिजल्ट कैसा आया है बेटा, सर पॉजिटिव आया है। कैसा आया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि सर्किट में एक्चुअल में भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कि सर्किट में एक्चुअल में करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से जो है फ्लो होके जा रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी उसके हिसाब से मैंने सोल्व किया और रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में सर्किट में जो डायरेक्शन मैंने मानी थी ना वो सही बैठ गई, उसी डायरेक्शन में करंट है और कितना है 1 एम्पियर है। अब एग्जाम में बेटा यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कई बार वो क्या करता है इस तरफ एरो लगा के यहाँ लिख दिया करंट I लिख दिया और I पूछ लिया, इस तरफ एरो लगा के, तो आपने भी करंट इस डायरेक्शन में मान लिया और कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट आगे हो गया। लेकिन कई बार वो क्या करता है, ये जो करंट जो है करंट जो है इस डायरेक्शन में बना देगा। अब आपने तो करंट इस डायरेक्शन के हिसाब से निकाली है, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट 1 एम्पियर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लो आप समझो, अगर मैं कहूं कि इस तरफ 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है -1 एम्पियर। सिंपल है। तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है बेटा, कंफ्यूज कर देता है। अब उसने क्या लगाया, तीर इधर लगा दिया, आपने मान लो इधर करके सॉल्यूशन किया, अब एक्चुअल में भी करंट इधर ही फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर आया। अब ऑप्शन में क्या होता है, +1 एम्पियर भी होता है, -1 एम्पियर भी होता है। अब बच्चा यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूज। कौन सा बच्चा, जिसका ये डाउट क्लियर नहीं होता कि यार मैं प्लस लिखूं माइनस लिखूं, एक्चुअल वाला लिखूं या जो इसने बना दिया वो लिखूं। तो भाई उसने जो बना दिया ना उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है, ध्यान रखना। स्पेशली जो बड़े एग्जाम होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले फिर भी इतना जो है दिमाग नहीं लगाते हैं पेपर सेट करते टाइम, लेकिन जो बड़े एग्जाम है जैसे IIT का जो एग्जाम लगता है, ठीक है, या जो CUET का जो एग्जाम है, वहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन पूछ लेता है। वो क्या करता है, 10 ओम पे इस तरफ एरो लगा दिया। अब आपने कैलकुलेशन की इस हिसाब से इस डायरेक्शन को मान के ना, मैंने क्या माना कि डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें से भी इस तरफ है, और मेरा रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्चुअल में भी करंट इसी डायरेक्शन में है, और मैंने +1 एम्पियर का ऑप्शन टिक कर दिया। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा था कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन की नहीं, उसने स्पेशली मेंशन कर दिया मुझे इस डायरेक्शन की, इधर वाली करंट चाहिए, इधर वाली। समझ रहे हो? तो अगर इधर वाली करंट 1 एम्पियर है तो इधर वाली करंट कितना लिख दोगे, -1 एम्पियर। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बेटा। इधर 1 एम्पियर तो इधर -1, इधर -1 है तो इधर 1, अपोजिट, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये भी ध्यान रखना। चलो अब बात आती है कि सर आपने इधर डायरेक्शन माना, पॉजिटिव आया, आपने कह दिया कि एक्चुअल में भी करंट इधर ही फ्लो हो रही है, हमारी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं मेरे मोनू जो दोस्त है उसके हिसाब से सवाल करूं, सेम सवाल, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो बैटरी वापस से लगाते हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी क्या कहती है मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को ये बात भी नहीं पता होती है ना, बैटरी का क्या मतलब है वो भी समझाएंगे। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। चलो समझो, अब मैंने मान लिया कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
है ना, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं किधर भी मानूं। तो साइन कन्वेंशन चेंज होगा, बैटरी में तो चेंज हो ही नहीं सकता, बैटरी का तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगा, उसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। रेजिस्टेंसेस पे आ जाओ, करंट इधर से इधर गया तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो ये प्लस और ये माइनस, इधर से यूं जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जो रेजिस्टेंस पे मैं साइन कन्वेंशन बनाता हूँ, क्या उन साइन कन्वेंशन में समझने में या बनाने में आपको कोई डाउट है क्या, कोई समस्या है क्या? इस बात पर फोकस करो बेटा। ध्यान रखो, जो शुरुआत की 2-3 क्लास होने वाली ना सर्किट एनालिसिस की, यही डिसाइड करेंगे कि आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। समझ रहे हो? हाँ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के लिए जो शुरुआती कुछ महीनों के लिए कहते हैं ना, माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है 6 महीने तक। ये समझ लो कि ये माँ का दूध ही चल रहा है बेटा, है ना। ये मिस हुआ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भूल जाना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे, है ना। फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद कर पाओगे, या फिर जो डेरिवेशंस आएंगे, कैलकुलेशन आएगी, उसको रटते फिरोगे, या फिर जो फाइनल फॉर्मूले आएंगे उन फॉर्मूलों को रटते फिरोगे, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि सर्किट एनालिसिस को, यानी कि जिसका कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन इधर मान ली और अब मैं जो है केवीएल यूज करता हूं, यूजिंग केवीएल। तो किधर से, बैटरी से स्टार्ट कर लो। बैटरी माइनस का टर्मिनल आया पहले, यस, तो -10। रेजिस्टेंस के लिए माइनस आया पहले, तो माइनस ही लिख लो, -V5। फिर बैटरी के लिए भी माइनस आया तो -5। फिर अब देखो एक ही डायरेक्शन में चलना है, दिमाग मत लगा देना। अगर मैं इधर से चलता हुआ ऐसे आ रहा हूँ और कभी इसके लिए ऐसे लिख दो, एक ही डायरेक्शन में चलते हुए। अगर मैंने इससे लिखना स्टार्ट किया और इधर से इधर चलते आ रहा हूँ, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलना है, चलता हुआ आया, तो इसका पहले कौन सा है, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव और V10 = 0। समझ रहे हो? आप कहोगे नहीं सर मुझे इधर नहीं जाना, मुझे जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से इक्वेशन लिख के बताओ, तो देखो सेम ही आएगा। इधर अगर चलता हूँ तो मैं पहले प्लस आ रहा है तो प्लस लिखूंगा तो 10, फिर इधर भी प्लस आ रहा है तो प्लस V10, फिर ये भी प्लस आ रहा था +5, और ये भी पहले प्लस आएगा तो +V5 = 0। तो क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है या नहीं है? सेम ही है बेटा। -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, तो सेम ही इक्वेशन है। जिस भी डायरेक्शन में जब कैलकुलेशन करो, किसी भी डायरेक्शन में चलो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि 3 एलिमेंट के लिए तो इधर से इधर लिख दिए, इसके लिए फिर इधर से इधर का लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। तो अब ओम्स लॉ से अगर मैं V5 की वैल्यू लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 × I, और V10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × I। कैसे आया, I × R। इसका 5 ओम रेजिस्टेंस है तो 5 × I, 5I। 10 ओम रेजिस्टेंस है तो 10 × I। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो गया -15 और -15I = 0। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15I = -15, I हो जाएगा -1 एम्पियर। कितना आया बेटा, -1 एम्पियर। बेटा जब आपने इसकी जो डायरेक्शन है, जब आपने इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ मानी थी, इस तरफ जब मानी थी, तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा था, 1 एम्पियर, ठीक है। और आपने जब अपोजिट डायरेक्शन में माना तो आपका रिजल्ट आ रहा है -1 एम्पियर। तो यहाँ से समझो, अगर आपने डायरेक्शन इधर मानी 1 एम्पियर आया, यानी पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्चुअल में भी अगर इस तरीके से बैटरी जोड़ोगे तो करंट इधर ही फ्लो होगा। लेकिन आपने मान लो अपनी मर्जी से इधर मान लिया था, तो आपका रिजल्ट देखो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया। आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपने माननी तो इधर थी भाई, लेकिन अगर इस तरीके से बैटरी जोड़ोगे तो सर्किट में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, है ना। तो कभी भी आप अपनी मर्जी से, जब शुरुआत में जब करंट की डायरेक्शन मानो, अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिजल्ट को क्या कर देगा, सेटल कर देगा, सेटलमेंट कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो जल्दी से ये जो दोनों टाइप से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये नोट डाउन करो आप, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना। ये जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट हिंदी मीडियम के लिए भी मैं बोल देता हूँ। पहले मैंने लिखा है आइदर यू कैन टेक साइन ऑफ फर्स्ट टर्मिनल कमिंग और सेकंड टर्मिनल बट शुड बी सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। कि जब आप एडिशन कर रहे हो, अलजेब्रिक सम कर रहे हो, तब उस स्थिति में जो प्रथम टर्मिनल जो आ रहा है, या तो आप उसका चिन्ह ले सकते हो, या फिर जो दूसरा टर्मिनल आ रहा है उसका चिन्ह ले सकते हो। लेकिन सभी इलेक्ट्रिक अवयवों के लिए, एलिमेंट्स सारे अवयवों के लिए आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करनी है। यानी कि इन दो के लिए तो मैंने पहले टर्मिनल के साइन ले लिए, और इन दोनों के लिए अगर मैंने बाद वाले ले लिए तो इक्वेशन गलत है, तो गलत बात है। अगर सभी के लिए पहला ले लूँ
या सभी के लिए दूसरे वाला ले लूँ, तो दोनों ही बातें सही हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। और ये मैंने कहा है कि भाई मैंने मन मर्जी से ले लिया करंट की डायरेक्शन, मेरा दोस्त दूसरे तरीके से ले सकता है, तो क्या उससे कोई रिजल्ट फर्क पड़ेगा क्या? रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देन आंसर इज नो, देयर इज विल बी नो इफेक्ट ऑन द आंसर। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपने दिशा मानी थी धारा की, वो दिशा में ही वास्तविकता में भी उसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपने जो दिशा मानी थी उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह है। बस इतनी सी बात मैंने लिखी है। ठीक है, तो जल्दी से प्रॉब्लम जो है जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान है। ठीक है ना, चलो अब एक और नई चीज सिखा देते हैं आपको, है जो कि आगे सर्किट एनालिसिस में बहुत जरूरी आएगी, क्योंकि किरचॉफ के दोनों लोग खत्म हो गए हैं भाई, हैं किरचॉफ के दोनों लोग खत्म हो गए हैं। देखो बेटा, अगर मैं कभी भी ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो बैटरी है और मैं लिख रहा हूँ 10 वोल्ट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो इस 10 वोल्ट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो ग्रेजुएशन जो बच्चे करके आते हैं ना, उनको कई बार टीचर क्या करते हैं, इस बैटरी को नेगेटिव लिख लेंगे कि भाई इसको 10 वोल्ट की जगह -10 वोल्ट लिख लो, बैटरी को -5 वोल्ट लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? तो ध्यान देना, ये जो 10 वोल्ट है ना बेटा, ये क्या है? ये है डिफरेंस बिटवीन द voltages of both terminals। या फिर आप कह सकते हो कि जो बैटरी का जो आप ईएमएफ लिख रहे होते हो, वो बैटरी का ईएमएफ होता है, उसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, उन दोनों का डिफरेंस होता है ये, उन दोनों का डिफरेंस होता है ये, समझ रहे हो? उन दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, तो कई बार क्या होगा, जब मैं इस बैटरी के इक्विवेलेंट को लिखना चाहूँ, यानी कि ये जो बैटरी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या कहते हैं कि भैया इस सिचुएशन में पहले सिचुएशन क्या आती है कि VA इक्वल टू 10 वोल्ट है और VB इक्वल टू 0 वोल्ट है, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको जनरली क्या मान लिया जाता है, उसको जनरली क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है, नेगेटिव वाले टर्मिनल को 0 मान लिया जाता है। तो क्या इसके अलावा हम कोई और स्टैंडर्डाइजेशन भी यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। तो क्या मैं इस बैटरी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि मैं VA को कितना मान लूँ 5 वोल्ट और VB को मैं -5 वोल्ट मान लूँ? क्या ये बात भी सही है क्या? ऑफ कोर्स ये बात भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा और देखो, क्या मैं VA को 0 और VB को -10 वोल्ट ले लूं तब भी क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? यस, VA पॉजिटिव टर्मिनल है, 0 -10, इससे भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन इस कंडीशन में भी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या मतलब है कि ये कंडीशन भी सही है। तो कुल मिला के जब भी आप किसी बैटरी को पॉजिटिव या नेगेटिव लिख रहे होते हो, किसी एक को 0 ले रहे होते हो, तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ये बात का सेटिस्फाई होना जरूरी है, संतुष्ट होना जरूरी है, इसके अलावा बाकी सब मोहमाया है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर मैं इस बैटरी को लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको रेफरेंस वोल्टेज मान लेता हूँ, रेफरेंस मतलब संदर्भ वोल्टता है, संदर्भ बिंदु मान लेता हूँ, तो जनरली हम रेफरेंस को 0 मानते हैं। तो अगर मैं इसको 0 मान रहा हूँ तो ये 10 वोल्ट हो गया, अगर मैंने इसको 0 माना तो ये 10 हो गया, इसको मैंने अगर 5 वोल्ट मानना है तो ये -5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अब कितना हो जाएगा? 5 -5, 5 + 5 10 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यस, अगर मैं इसको 0 मान रहा हूं तो मेरे को इसको -10 मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, कई बार जब बैटरी को नेगेटिव लिखते हैं ना, तो क्यों लिखते हैं समझो। एक सर्किट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बना देता हूँ, है ना। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो इस बैटरी को जनरली जब टीचर सोल्व करते हैं तो इसको 5 वोल्ट की जैसे मान लो बैटरी, तो इसको लिख देते हैं वो -5 वोल्ट। क्या लिख देते हैं? -5 वोल्ट। तो बच्चा होता है यार कहीं बैटरी को पॉजिटिव लिख देते हैं, कहीं नेगेटिव लिख देते हैं, बच्चा फिर सारा रटता रहता है कि अगर इधर बैटरी आएगी ऊपर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ले लेंगे। अरे नहीं रे भाई, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा टीचर क्यों लेता है? क्योंकि वो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लेता है, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट। अगर ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हो गया मतलब इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर यहाँ 0 तो ये पॉइंट डायरेक्ट इसके कनेक्ट में है, तो मतलब यहाँ भी 0। अब अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो मतलब ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे आ गया। लेकिन सोचो अगर ये 0 है तो क्या इसको मैं +5 लिख सकता हूँ क्या बैटरी को? नहीं। तो मैं अगर ये वाला 0 है तो ये वाला टर्मिनल कितना लिखूंगा मैं? -5। समझो रे? अरे पॉजिटिव वाले को 0 लिखा था, दूसरे वाला ऑटोमेटिक माइनस में चला जाता है ना, वही चीज हुई है। तो ये जो -5 वोल्ट टीचर यहाँ लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया और ये रेफरेंस पॉइंट का मतलब 0 वोल्टेज मान लिया। तो इसमें तो सही हो गया, ये 0 है तो ऊपर वाला 10 हो गया, तो इसको 10 वोल्ट लिख दिया मास्टर जी ने। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव को रेफरेंस से कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको रेफरेंस से कनेक्ट कर रखा है, तो अगर ये 0 है तो ऑफ कोर्स ये वाला टर्मिनल -5 वोल्ट का हो गया। इसीलिए इस बैटरी को यहाँ पे बुक्स में या फिर जब टीचर सोल्व करता है तो उसको -5 लिख लेता है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि बैटरी को प्लस कब लिखना है माइनस कब लिखना है, सब मोमाया है? क्या मतलब है एक बैटरी का, क्या मतलब है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट्स इट। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि उस सवाल को सोल्व करने के लिए इसको रेफरेंस पॉइंट के लिए इसको 0 मानना है, इसलिए वो इसको -5 लिख लेता है, ठीक है। और बुक्स में भी इसीलिए इसको माइनस रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके अलावा कोई रीजनिंग इसके पीछे की नहीं है, ठीक है। बाकी इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी माइनस प्लस लिखने की। जब मैं आपको KCL और KVL को अप्लाई करना सिखाऊंगा, किरचॉफ लॉ लगाना सिखाऊंगा, तो यकीन मानो आपको इन सब बकवासों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में अपन अभी जो अपन ने पढ़ा है इन पे बेस्ड सर्किट एनालिसिस सीखेंगे। मतलब क्या सीखेंगे? जो हमने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा, KCL जो पढ़ा, इस पे बेस्ड है नोड एनालिसिस। क्या है? नोड एनालिसिस, ठीक है। और जो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा उस पे बेस्ड है लूप या फिर मैश एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ेंगे, किस तरीके से लगाएंगे वो सब समझेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कई बार बहुत सारे बच्चे ये बात कहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक लॉ लगाना सीख लो, नहीं या पार लग जाएगी। नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ना ही तो किरचॉफ पागल था, ना ही उसके बाद जो फिजिसिस्ट आए वो पागल थे। अगर सिर्फ एक लॉ से काम चल रहा होता तो किरचॉफ को दूसरा लॉ देने की जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, सिंपल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से किसी भी एक से सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लास में ऐसा सवाल भी लिख के बताऊंगा जहां पे सिर्फ एक लॉ से सवाल सोल्व नहीं होगा। समझ रहे हो? स्पेशली नोड एनालिसिस से बच्चे क्या करते हैं, टीचर भी क्या करते हैं, नोड एनालिसिस बेटा इजी है, इससे करना सीख लो, कैलकुलेशन भी आसान होती है, सिर्फ यही सीख लो, ये छोड़ दो। अरे नहीं चलेगा, नहीं होगा भला। किरचॉफ पागल नहीं था, फिजिसिस्ट पागल नहीं है। अगर एक से काम चल रहा होता तो दूसरा कभी भी नहीं आता। समझ रही मेरी बात? दोनों की जरूरत होती है, दोनों सीखने पड़ेंगे, ध्यान रखना दोनों। लेकिन जितना दिमाग आपने एक सीखने में लगाया, जितनी मेहनत एक सीखने में की, उससे भी कम मेहनत में मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एनालिसिस होते हैं, जैसे एक होती है सुपर नोड एनालिसिस, है ना। लेकिन ये हम नेट वगैरह के जो बैचेज होते हैं उसमें सिखाते हैं। तो बस मैंने नाम बता दिया कि नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें समझ में आ जाए, हर चीज़ हमें मिल जाए। कई बार परिचय ही काफ़ी होता है ना। हाँ, जैसे वो बस मुड़ कर देख ले वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि वो हमें फिर फ़ोन वोन भी करे, हमसे हमारे साथ मिलने भी जाए, मुड़ के देख लिया बस दिल खुश हो जाता है। बस वही चीज़ है। एक सुपर नोड एनालिसिस भी होती है, ये अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। नेट या जैम का बैच ज्वाइन करते हो आप तो वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल अपन ये दोनों एनालिसिस पढ़ेंगे। KCL पे बेस्ड है नोड एनालिसिस और KVL पे बेस्ड है लूप या फिर मैश एनालिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर।